20 न्यूज के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति को नामित मांग पत्र के सौंपने आए मैत्रेय प्रगति मंच आजमगढ़ के संयोजक करुणाकांत मौर्य ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, जबकि सबसे ज्यादा प्रताड़ना किसानों को झेलनी पड़ रही है। इसलिए किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से साफ सुथरी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार तीनों किसान विरोधी बिल को तत्काल वापस ले, प्रदर्शनकारी किसानों पर हो रहे अत्याचार तत्काल रोका जाए, प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों की आकस्मिक मौत हो गई है उनके परिवार को 50 लाख दिया जाए, किसानों को 25,000 का आर्थिक सहयोग एवं 11 वर्ष की बिजली का बिल और कृषि ऋण को माफ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई केंद्रों को नए पंचायत स्तर पर बनाकर किसानों की पूरी उपज की खरीद करनी होगी। कृषि यंत्र पर लगने वाले जीएसटी को तत्काल खत्म करना चाहिए। किसी को भी उद्योग का दर्जा दिया जाए जिससे किसान अपनी उपज का रेट खुद निर्धारित कर सके। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रूपचंद्र मौर्य, रामजन्म मौर्य, दीपक रामनारायण भारती, शिव शंकर कपिल देव मौर्य, महेंद्र मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, इंद्रदेव मौर्य, तेज बहादुर मौर्य सहित काफी लोग उपस्थित रहे। आया क्या कुछ कहा करुणाकांत मौर्य ने, आपको सुनवाते हैं। ये चाहते हैं, ये जो तीनों बिल किसान विरोधी आए हुए हैं, इसमें पहले तो जो पूरे देश से खरीद की छूट है उसको तो व्यापारियों के लिए उसको बंद किया जाए। दूसरी ये भंडारण की जो पूरे देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम हटा करके भंडारण की छूट दी जा रही, किसको दी, किसानों को तो दी नहीं जा रही। किसान कोई भंडारण तो करता नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये भंडारण की छूट बड़े व्यापारियों को दी जा रही है। किसान एक जिले से दूसरे जिले में माल नहीं बेचता है, निश्चित तौर पे उसको व्यापारी बेचता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, तो उसको सरकार को बाउंडेशन करना चाहिए जिससे काला बाजारी बंद हो सके। लेकिन काला बाजारी को लीगल करने के लिए जो सरकार ये कानून लेकर आई है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। तीसरा जो फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके तहत किसानों का प्रताड़ना होगा। उस प्रताड़ना के खिलाफ कि जो एसडीएम स्तर तक ही देखा जाएगा, इसके खिलाफ हम लोग इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि आज उत्तर प्रदेश की बात ली जाए तो एमएसपी पे खरीद का जो 1950 रुपये धान के खरीद का रेट है, लेकिन आज आप मार्केट में किसी भी क्षेत्र में किसान के पास चले जाएं तो आपको 1100 से 1200 में धान जितना चाहे उपलब्ध है, क्योंकि सरकार खरीद नहीं कर रही है। पहले तो ये खरीद की व्यवस्था करें, न्याय पंचायत स्तर पे इनके जो है कांटे लगने चाहिए, खरीद सेंटर बनने चाहिए। सरकार उसको कर नहीं रही है। आज जो 1950 रेट निर्धारित है, लेकिन आप जितना चाहें माल आजमगढ़ में अन्य जनपदों में धान की आप खरीद 1000 से 1100 में कर सकते हैं। तो किसानों के साथ धोखा हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग, और इसके साथ हमारी अन्य मांगे भी हैं, जैसे किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ, प्रदर्शन के दौरान जो अत्याचार हो उसको बंद हो। और हमारी मांग है प्रदर्शन के दौरान जो किसान मर गए उन किसान परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए का तत्काल आर्थिक पैकेज उनको दिया जाए कि जिनके उनके बच्चों का जीवन यापन हो सके। और किसानों को इस कोरोना काल में जो कि किसान त्रस्त है, तो किसानों को 25,000 रुपये प्रत्येक किसान को एक मुफ्त सहायता दी जाए, और बिजली का बिल, पानी का बिल और उनका जो कृषि बिल है उसको। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गुट की तरफ से आज सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह के द्वारा याचिका लगाई गई है। डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली सहित अन्य जगहों से किसान आकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन्हें रोका जा रहा है, जबकि प्रतिदिन किसी न किसी किसान की शीतलहरी और ठंड की वजह से मौत हो रही है। उन्होंने बताया कि ये तीनों कानून किसान विरोधी है और मल्टीनेशनल कंपनियों के फायदे के लिए कानून बनाई गई है। कानून बनाते समय किसानों से राय नहीं ली गई। सरकार द्वारा कोरोना काल में जल्दीबाजी में ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि ठंड व कोहरे की वजह से किसान प्रताड़ित हो रहे हैं। सरकार जवानों और किसानों को आपस में लड़ाया। अब सरकार किसानों को किसानों से लड़ा रही है, जो गलत है और इससे किसान का उत्पन्न हो रहा है। डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसानों द्वारा शांत प्रिय धरना प्रदर्शन को वह नहीं रोक सकती। आइए सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने याचिका दाखिल करने के बाद क्या कुछ कहा। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गुट की तरफ से मैंने जो इतने दिनों से लोग प्रयासरत थे, हरियाणा में, फरीदाबाद, पंजाब, राजस्थान में मीटिंग चल रही थी उनकी कि इसमें पिटीशन डालें, तो सब लोग संपर्क में आए, उन्होंने कहा इस पर। तो मैंने आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ग्रुप की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन तीनों कानूनों के खिलाफ याचिका लगा दी है, और जिसकी सुनवाई भी आगे जल्दी सुनवाई की मांग की, जल्दी सुनवाई की मांग हो, जिससे क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन के द्वारा दिल्ली देश की राजधानी में आने से किसानों को रोका जा रहा है। आंदोलन चल रहा, आंदोलन इतना चल रहा है कि प्रतिदिन एक किसान की
किसी न किसी तरह से इन धरना स्थलों से मौत हो रही है। जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्योंकि ये कानून पूरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठान और उनके फायदे के लिए है, किसानों के लिए फायदे के लिए नहीं है। और ये कानूनी रूप से सिविल सीपीसी की भी बात करें तो भी उसके आर्बिट्रेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है पूरी तरह से, जो कि कहीं से भी नहीं फिट बैठता है। कई सबने विचार किया है, लेकिन इसके बाद और दूसरी बात, इसमें किसानों के किसी नेता, किसी किसान संगठन का जब ये कानून बनाया गया था तो किसी की राय नहीं ली गई, उनकी ओपिनियन नहीं ली गई, उनसे बात नहीं की गई। और कोरोना कोविड पेंडेमिक पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी चल रही थी, उस दौरान सितंबर में जल्दबाजी में जल्दी में किया गया ऐसा निर्णय। और ये डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना राज्यसभा के उसमें उस तरह से जो सिस्टम होता है, जो हमारा डेमोक्रेटिक नियम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस आधार पर जल्दबाजी में किया गया। और जल्दबाजी में ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। माननीय मोदी जी पिछले टर्न पूरा किया, दूसरे टर्न का 1 साल पूरा किया, सब ठीक चला, तो इसलिए किसानों को इस पर बहुत आपत्ति है। और इसीलिए लगभग 1 महीना होने जा रहा है और किसान आंदोलन चल रहा है। ठंड में पूरे सर्दी हो रही है, बारिश भी होती है बीच में, और पानी की बौछारें भी डाली जाती हैं, ये सब हो रहा है। और दूसरी बात, पहले तो भारत सरकार और किसान का आंदोलन चल रहा था कि भारत सरकार के इस कानून के खिलाफ है किसान, फिर बीच में जवान को लाके जवान और किसान को आपस में लड़वाया गया। अब दूसरी बात, किसान और किसान को लड़ने की बात हो रही है। तो इस तरह से इस तरह के कानून जिसमें भारत का किसान सुखी नहीं है, अपने को सुरक्षित नहीं मान रहा है, कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों के भंडार गृह बने भरे जाएंगे, उसके आधार वो अपनी कीमत के अनुसार उनको देंगे, और ये सब कुछ हो रहा है, गलत है, गैर कानूनी है। इन सब बातों को देखते हुए साफ तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था पिछली सुनवाई पर, जो मैं भारतीय किसान भानु की तरफ से आर्गूमेंट कर रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये हम धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं रोक सकते, ये डेमोक्रेसी की चीज है, डेमोक्रेसी इसके आधार पर चलती है, हम जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहा है हम उसको नहीं रोकेंगे। और अटॉर्नी जनरल से भी पूछा था कि आप इन तीनों कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने के लिए हमें कोर्ट को एश्योर करें। तो ये सब चीजें हैं। और मैं किसानों से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि किसान भी अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, जिस पर सभी को विश्वास है, और माननीय न्यायाधीश भी किसानों से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं वो उनसे दूर है या उनसे उनका बैर है, बैमनस्ता, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जो उसकी प्रोसीडिंग में आए और जब बुलाया जाए कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित हों और आए, जिससे कि पता चले, बात डायलॉग से बनेगी, आपस में बात करनी पड़ेगी, कानून वापस कराने के लिए बात करनी पड़ेगी, कोई सुधार कराने के लिए बात करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा। जब बात हो तो उसमें शामिल हो और अपनी बात को रखे, जिससे माननीय सर्वोच्च अदालत भी आगे अपने निर्णय पर पहुंच सके। बीजेपी के प्रदेश के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री यशवंत सिंह एमएलसी का आज मुबारकपुर कस्बे में आगमन हुआ। सबसे पहले वह अलीनगर स्थित अल परवेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद मुबारकपुर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी के आवास पर पहुंचे, जहां हाजी अब्दुल मजीद अंसारी और उनके भाई हाजी मजहर अंसारी से स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद यशवंत सिंह एमएलसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुबारकपुर एक ऐसी धरती है जहां से हमारा पुराना गहरा लगाव है, परिवार जैसा व्यवहार रहता है, इसलिए मैं मुबारकपुर के लिए और उसकी तरक्की के लिए जहां तक भी हो सकता है कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूंगा। मुबारकपुर अपने हुनर से पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, जिसे रेशमी नगरी नाम से पुकारा जाता है। इस अवसर पर हाजी अब्दुल मजीद अंसारी, अदसासी अधिकारी राजपति वैस, जेई महावीर भारती, सूरज सिंह, शमशेर अली उर्फ आसू जमाल प्रधान, हाजी मजहर अंसारी, अरशद जमाल, सभासद बबलू आमिर समेत बहुत लोग उपस्थित थे। ज्ञात हो कि पूर्व मंत्री यशवंत सिंह की आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के कई जिलों में युवाओं में काफी पकड़ है और मुबारकपुर से खासा नाता जुड़ा हुआ है, जहां आज भी इनके समर्थक इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। आज सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा प्रदेश के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने। उद्देश्य है न कोई और मतलब है। मैं बहुत दिनों से मुबारकपुर से जुड़ा हूँ, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मैं इसी जगह से कम से कम 40 वर्षों से इस विधानसभा में काम करता हूँ। मैं खुद सेवक हूँ, तो सेवक को आने जाने के बारे में नहीं कुछ सकता। जी सर, लेकिन जो है आज यहाँ पे आप लोग काफ़ी आगमन की, काफ़ी लोगों में उत्साह है, एक तरीके से देखा जा रहा है तो, और लोगों काफ़ी आपकी सराहना भी हो रही है हर जगह है।
तो आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामना देंगे? नए साल भी आ रहा है, इस पर आप क्या शुभकामना देंगे? देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं इस कस्बे में, इस कस्बे ने अपने हुनर की बदौलत इस मिट्टी का नाम देश में नहीं दुनिया में रोशन किया। यहाँ के लोग बीच में कुछ भटक गए थे, फिर रास्ते पर आए हैं। हम यही चाहेंगे कि जो बातें बीत गई उसको छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये पुरानी जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारी इज्जत रही है, जो शोहरत रही है, वो मुबारकपुर की कायम नहीं हो बल्कि उससे आगे बढ़े, यही हमारी मुबारकपुर वासियों से कामना है। भीम आर्मी अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए पूर्वांचल के कई जिलों में लगातार अभियान चला रही है, जिसमें पीड़ित दलितों के घर उनकी आवाज बनकर पहुंचने का पार्टी चीफ चंद्रशेखर उर्पणा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आजमगढ़ में जहां कोतवाल से तूतू मई में हुई, वहीं अंबेडकर नगर में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसको लेकर भीम आर्मी के 2 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नामजद और सैकड़ों अज्ञात महिला व पुरुष पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना काल में बिना अनुमति के सभा करने पर दर्ज हुई एफआईआर। कार्यक्रम में कोविड-19 का उल्लंघन किया गया। बिना मास्क के शामिल हुए इस लोग इसी कार्यक्रम में 21 दिसंबर को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर राणा भी शामिल हुए थे। आलापुर थाना अध्यक्ष ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। आजमगढ़ में भारत रक्षा दल सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, जहां हरकेश विक्रम श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारत रक्षा दल के समर्पित पदाधिकारी रात दिन समाज सेवा व गरीबों के लिए कार्य करने के लिए जुटे रहते हैं। चाहे कोरोना काल रहा हो या लावारिस शवों को दफनाने का मामला रहा हो या महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई का कार्यक्रम हो, सब में भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी रात दिन लगे रहते हैं। वही भ्रष्टाचार को लेकर भी भारत रक्षा दल आवाज उठाता रहता है, जिसमें कई पदाधिकारी भारत रक्षा दल के जेल भी जा चुके हैं। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट क्षेत्र में वस्त्र वितरण कार्यक्रम का भारत रक्षा दल की महिला मोर्चा ने आयोजन किया। इस दौरान गरीब और जरूरतमंदों में गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। भारत रक्षा दल की जिला महिला अध्यक्ष छया अग्रवाल ने कहा कि भारत रक्षा दल हमेशा गरीबों जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित रहने वाला संगठन है और हम हर साल ठंड के समय गरीबों में वस्त्र का वितरण करते हैं। उन्होंने कहा कि मानवता ही हमारी सेवा है और हम हमेशा गरीबों जरूरतमंदों दबे कुचले के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा महिला जिला अध्यक्ष छया अग्रवाल ने, आप भी सुनिए। ये हम लोग भारत रक्षा दल की तरफ से कार्यक्रम 20 साल से होते आ रही है और हम लोग हर रोज दिन में कपड़ों की और रात में कंबल का वितरण करते हैं। जो गरीब असहाय लोग हैं, जरूरतमंद हैं, वो अपने अनुसार ले जाते हैं और हम लोग वितरण करते रहते हैं। मैम, ये कार्यक्रम हर साल और निरंतर चलता रहता है? हाँ, ये हर साल 20 साल से लगातार चलते आ रही है और आगे भी चलते रहेगी। हम लोग हर रोज ये कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य मैम? कार्य के उद्देश्य यही है कि गरीबों को हम लोग सहायता करना, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, निसहाय हैं, उसको हम लोग भारत रक्षा दल वाले हैं सहयोग कर रहे हैं और करने की आगे भी चेष्टा करते हैं कि आगे भी। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की मीटिंग के दौरान अधिकृत इंजीनियर व आर्किटेक्ट संघ ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण विभाग की बुलाई गई मीटिंग में उपस्थित अनाधिकृत लोगों की उपस्थिति पर विरोध जताते हुए मीटिंग का बहिष्कार किया है। इस मीटिंग में एडीए के सचिव व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इंजीनियर व आर्किटेक्ट संघ ने विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाते हुए एडीए कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बहिष्कार कर रहे इंजीनियर व आर्किटेक्ट पदाधिकारियों ने कहा कि उनका विरोध विभाग में अनाधिकृत तरीके से अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे दलाल किस्म के लोगों के विरोध में उनका कार्य बहिष्कार हुआ है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे विभाग की छवि खराब हो रही है और कहीं न कहीं उंगली भी विभाग के ऊपर उठ रही है। इसलिए हम इस मामले को लेकर के आयुक्त व जिलाधिकारी से मिलेंगे और इन शिकायतों को दर्ज कराएंगे, जिससे अवैध तरीके से हो रहे निर्माण पर रोक लगे और आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की छवि के साथ ही अधिकृत इंजीनियर व आर्किटेक्ट की छवि प्रभावित ना हो। संगठन ने भी बताया कि आज मीटिंग के दौरान सचिव विकास प्राधिकरण लाचार दिख रहे थे और अनधिकृत लोग प्रभावित दिख रहे थे। वही संघ ने कहा कि पूर्व जिला अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पूर्व में ही ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था और इसके लिए पत्र भी जारी किया था। कार्यक्रम में संजय श्रीवास्तव, मिर्जा हाफिज उल्लाह बेग, अनिल सिंह, विपिन कुमार राय, कृष्ण कुमार राय, संध्या भारती, सादिक अहमद, समीम अहमद, फुरकान अहमद, अब्दुल वासे सहित भारी संख्या में इंजीनियर व आर्किटेक्ट संघ मौजूद था। ऐसे सुनाते हैं कि इस दौरान शमीम अहमद आर्किटेक्ट, इंजीनियर मिर्जा हाफिज उल्लाह बेग, इंजीनियर विपिन राय, इंजीनियर संध्या भारती व बैजनाथ एडीओ सचिव ने क्या कुछ कहा।
बोर्ड की मीटिंग के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको जो है सॉल्व करने के लिए बुलाया गया था। एक लेटर जनरेट हुआ था जिसमें रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट और इंजीनियर के नामांकित जो है सूचित किए गए थे और 10:30 बजे का टाइम था। डीएम साहब के अंतर्गत जो है ये मीटिंग होनी थी। हम लोग सारे लोग वहाँ पहुँचे। किसी कारणवश जो है वो डीएम साहब नहीं आ पाए। खैर वहाँ पे सचिव महोदय मौजूद थे और डीएम जो मीटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की गई और हमने एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सारे लोगों ने मौका दिया विभाग के लोगों को कि इस चीज़ को जो है, इस अनावश्यक लोग को इस मीटिंग से जो है बाहर किया जाए, लेकिन इसका कोई भी मतलब जो है एक अंश भी देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से हम सारे लोग आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने इस चीज़ की मीटिंग का जो है तुरंत वहाँ पे जो है बहिष्कार। इस मीटिंग का संचालन किया। संचालन ठीक ठाक चल रहा था। इन बिटवीन कुछ अनाधिकृत लोग आ गए जो वहाँ बैठ गए, तो उस पर हम लोगों ने आपत्ति किया। आपत्ति करने पे सचिव साहब ने हम लोगों को समझाया कि बैठिए, हम इनको हटा रहे हैं। तो वो बल्कि सचिव साहब ने उनसे कहा, जो अनाधिकृत लोग थे, कि आप लोग चले जाइए, लेकिन उन्होंने हटने के बजाय और उनसे ही सवाल जवाब करने लगे। इससे हम लोगों की गरिमा को ठेस पहुंची और काफ़ी आहत हुए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। ऑफिशियल मीटिंग में वो अनाधिकृत लोग आके बहस कर रहे हैं। सचिव साहब खुद लाचार नजर आ रहे हैं, वो निकाल नहीं पा रहे हैं उनको मीटिंग से। हम लोग इसके विरोध में हम लोगों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और आगे हम लोग डीएम साहब और कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोग लिखित इस बात की शिकायत करेंगे कि उनके खिलाफ जल्द। तो इसका विरोध कर रहे हैं। जो मीटिंग में हुआ हम लोग के साथ, हम लोग की भावनाओं को भी बहुत आहत हुआ कि हम लोग कुछ भी अपनी बातें रख रहे हैं कि अनधिकृत लोग आए हैं, अनरजिस्टर्ड लोग पहुंच गए हैं मीटिंग में, और मीटिंग में उनको अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से हमने विरोध किया और हम मीटिंग का बहिष्कार करके चले आए बाहर। जो है बिल्कुल जो है असत्य है और निराधार है कि बैठक में अराजक तत्व घुस आए जो है। ऐसा कोई अराजक तत्व नहीं घुसा जो है। डिस्प्यूट जो है, जो हमने जो है एक बैठक ऑनलाइन मानचित्रों की प्रक्रिया के जो है जानकारी के लिए, जो उसमें समस्याएं आ रही हैं उनके संबंध में विभागीय अधिकारियों, आर्किटेक्ट और बिल्डर्स के साथ में एक बैठक जो है बुलाई थी जो है, कि उसमें ऑनलाइन नक्शों के निस्तारण में जो समस्याएं आ रही हैं, समयबद्धता का ध्यान रखा जाए। विभागों से जो एनओसी समय से नहीं मिल पाती है उनको बुलाकर सेंसिटाइज किया जाए। इस संबंध में बैठक जो है आयोजित की गई थी, जिसमें बुलाया गया था जो है आर्किटेक्ट जो है और पंजीकृत ग्रेजुएट इंजीनियर जो है, बिल्डर्स जो है, विभागीय जो है अधिकारी जो है, जैसे पीडब्ल्यूडी, बाढ़ खंड जो है, प्रदूषण जो है, सिंचाई जो है, नगर पालिका जो है, फिर उस लेवल से सेक्रेटरी पर आएगा, सेक्रेटरी से जो है वाइस चेयरमैन लेवल पर जा करके स्वीकृत जो है नक्शा होगा जो है। इस प्रक्रिया में कुछ विभागों की एनओसी की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पीडब्ल्यूडी की जो है रोड है, तो वहाँ किसी ने नक्शा जमा किया तो उससे उनको इस बात की एनओसी आनी है कि जो आपकी निर्धारित रोड है वो उसको छोड़ने के बाद ही जो है आप इंडिविजुअल मैप जो है जमा किया गया है या नहीं जो है, इस चीज़ को उसको लिखित में आपत्ति करना होता है। नगर पालिका में भी इसी तरह से एनओसी आती है। सिंचाई विभाग की कोई ज़मीन है या कोई बाढ़ खंड का कुछ मामला है तो उसके लिए वो देता है जो है एनओसी जो है। तो इसी के बारे में सभी विभागों को बुला करके कि एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको जो 7 दिवस का जो है न्यूनतम टाइम है, उस अवधि में उसको निस्तारित कर दें जो है। कोई आपत्ति है तो बता दें, नहीं है जो है तब भी जो है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर ये जो आए थे उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो नहीं, कोई कार्रवाई मेरे इसमें नहीं बनती। एक व्यक्ति इतना बड़ा इशू नहीं मैं समझता जो है कि कोई मीटिंग में चले आने से जो है। आजमगढ़ जिला सपाइयों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कद्दावर नेताओं की टीम उतार दी है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के पुत्र नीरज शेखर सिंह को जिले का प्रभारी बनाया गया है। अब वही राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ल, जिनका आजमगढ़ से नाता जुड़ा हुआ है, उन्हें भी भाजपा को मजबूती देने के लिए आजमगढ़ में उतार दिया गया है। भाजपा एक अच्छे रणनीति के तहत जमीनी नेताओं को आजमगढ़ में उतारकर आजमगढ़ में अखिलेश व मुलायम समर्थकों को पटकन देने की मूड में आ गई है। इसी क्रम में राहुल नगर मड़िया स्थित जिला उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव के आवास पर मीडिया से हुई बातचीत में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव हारा है, उन सीटों को दोबारा जीतने के लिए जो भी छोटी छोटी कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जगह
जगह जगह बैठक कर रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने जो 3 कृषि बिल पास किए हैं उस पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों द्वारा भ्रामक अफवाहें उड़ाकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक बिल निरस्त नहीं किया जाता तब तक वार्ता नहीं होगी। तीनों कृषि बिल को किसानों का भला देखते हुए भाजपा सरकार ने पास किया है और इसमें किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इस बाबत क्या कुछ कह रहा है सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं यह आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इतने सवेरे आप पहुंच आए। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहा था कि इतने सवेरे मीडिया के लिए बहुत परेशानी होती है, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि जो पूरे प्रदेश में जो विधानसभा हम चुनाव हारे हैं उस विधानसभा को इस बार विधानसभा के चुनाव में जीतने के लक्ष्य बना करके कार्य किया जाए। इसी नाते कल मैं 2 बैठकें सगड़ी विधानसभा की किया, आज पुनः 2 बैठक मुझे मंडलों की करनी है। और इस नाते आजमगढ़ में पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के जो जीत की स्थिति होती बहुत नहीं बन पाती है, तो विशेष तौर पर उसी के लिए मैं आया हूं। और हम लोगों का प्रयास होगा कि निश्चित रूप से हर परिस्थिति में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर करके और उन सीटों को जीता जाए, ये विशेष करके उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही आप लोगों से जो वार्ता करने का ये भी था कि जिस प्रकार से 3 कृषि बिल जो आया है पार्लियामेंट में, उस पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग जो विवाद कर रहे हैं और जिनका ये है कि नहीं, बिना तीनों बिल रद्द किए हुए हम वार्ता नहीं करेंगे, उसके संदर्भ में भी कि जो हमने बिल दिया है वो किसानों के हित के लिए दिया है। इन प्रदेशों के लोगों को छोड़ करके पूरे भारत में कहीं भी इस प्रकार का आंदोलन नहीं है। और यहाँ इस नाते है कि जो आढ़ती हैं, बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, उन मंडियों के आधार पर वो किसानों को हमेशा छल करते रहे, ठगते रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वो उनके चंगुल में फंसे रहते थे। जो किसान आज सिंधु बॉर्डर पर या अन्य जगहों पर कर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं उसके शिकार हैं। सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी वार्ता करने के लिए कि ये जिद कि नहीं पहले कानून रद्द हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ये कह रहा है कि नहीं, आप रास्ता मत रोकिए, सबको जाने दीजिए, सब कुछ करिए। जो वातावरण आप देखते होंगे, कहीं से वो किसान नहीं दिखते हैं कि बैठ कर के मसाज करा रहे हैं और सब कर रहे हैं, 5 स्टार होटल की सुविधा वहाँ ले रहे हैं। तो हम पहले से भी किसानों के हित के लिए कार्य करती रही है हमारी सरकार। किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, किसी सरकार ने हिम्मत नहीं किया। और कल फिर वही स्थिति आएगी कि 18,000 करोड़ रुपए केवल एक क्लिक के आधार पर 2,000 रुपये कर करके किसानों के खाते में जाएगा। उसके पहले किसानों को यूरिया और सब दृष्टि से भी लाभ पहुंचाने के लिए नीम कोटेड हम लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं भी किसानों को बीज पर सब्सिडी दे रही है, सिंचाई में सुविधा देने का काम किया। तो किसान हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन आज कुछ लोग जो ये कहा जाए कि टुकड़े टुकड़े ग्रुप के हैं, जिनको यह नहीं लगता है कि हमको जनता कभी भी अपना पाएगी, वह केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का माहौल बनाए हुए हैं। विशेष रूप से इस पर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित मुझे करना था, ताकि आपके माध्यम से स्थानीय आधारों पर जो है लोगों को इसकी जानकारी हो सके, यह विशेष करते रहा।
आजमगढ़ में अग्रवाल समाज द्वारा अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उत्तम बंसल का स्वागत किया गया। अभिनंदन समारोह के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अग्रवाल समाज के बड़े बड़े व्यवसाय व नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष को जनपद के प्रथम आगमन पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आजमगढ़ में मुझे बहुत सम्मान मिला है, मैं सभी का आभारी हूं और मुझे इस सोच से यह पद दिया गया है, मैं उन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी अध्यक्ष के रूप में मुझे यहाँ पे कार्य करने के लिए कार्यभार सौंपा गया है। मेरे अंदर में 25 से 26 ज़िले आते हैं। पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए और अपने अग्रवाल सम्मेलन को मजबूत करने का दायित्व गोपाल शरण गर्ग जी द्वारा दिया गया है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारा प्रथम प्रयास है कि हम अपने अग्रवाल समाज को मजबूत करें और बहुत ही ऊंचाई पे ले जाएं और सम्मान के साथ उनका जीवन यापन होता रहे। यहाँ के अग्रवाल समाज को क्या संदेश है? हमारा अग्रवाल समाज को यही संदेश है कि एकजुट होकर कार्य करें। समाज में अग्रवालों का स्थान बहुत ऊँचा है। समाज में अग्रवालों का स्थान बहुत ऊंचा है और समाज के लिए बराबर कार्य करते रहें, जिससे कि हमारे से नीचे या ऊपर के लोग जो जिनको हमारी आवश्यकता है, हम उनके कार्य की पूर्ति करते रहें। हम अपने सहयोगी से कहते हैं निरंतर आप समाज की सेवा करें, और समाज की सेवा करने से बड़ा पुण्य कोई कार्य नहीं है। कार्यक्रम इसलिए रखा गया है, हमारे उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तम बंसल जी अग्रवाल हितकारिणी न्याय अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष हुए हैं, नियुक्त किए गए हैं। उनके सम्मान में ये छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, अभिनंदन समारोह, और उन्हीं का अभिनंदन करने के लिए और उनसे जो है कुछ सीखने के लिए जो है कुछ आगे बढ़े अपना अग्रवाल समाज, और खूब आगे बढ़े और जो है काम हम लोग करें। इसी कैसे लोगों की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और जो जिनका प्रथम आगमन है आजमगढ़, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका तो दिल से आभार प्रकट करते हैं कि हमारे बुलाने पे उन्होंने हमारी आमंत्रण को स्वीकार किया और आए अपने पूरे टीम के साथ। उनका हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, जो कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, हाँ, ऐसे में उनका नेतृत्व आजमगढ़ में किस तरीके से रहेगा? ये ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके अंडर में पूरा जो है ये पूर्वांचल मतलब प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के बने हैं, उनको जो है पूरा जो है नेतृत्व इन्हीं को करना है। इन्हीं के अंडर में हम लोग जो है उन्हीं के दायित्व में हम लोग कार्य करेंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन। हाँ, उन्हीं के मार्गदर्शन पे आप लोग को पद दिया गया है? क्या चीज़? आप लोग अब पद जो देंगे सो देंगे। हथरौलिया में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा के जिला अध्यक्ष रामप्यार यादव के नेतृत्व में आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गांव-गांव पांव-पांव कार्यक्रम के तहत किसानों के समर्थन में जन जागरूक रैली बहराजपुर से निकाली गई। बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामप्यार यादव के नेतृत्व में आज बहराजपुर गांव में किसानों से जनसंपर्क किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को नोट कर उन्हें जागरूक भी किया गया। तो सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने व जनसंपर्क के उद्देश्य से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज से गांव-गांव पर प्रसपा पदयात्रा अभियान के साथ लोगों के बीच जाने का कार्य कर रही है। क्या कुछ कहा रामप्यार यादव ने, आपको सुनवाते हैं। ये पार्टी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है कि पार्टी के लोग एक दिन में 5 गांव जा करके गांव-गांव पांव-पांव कार्यक्रम के तहत सारे किसानों से मिल करके उनको किसानों के समर्थन में जागरूक करें और उनकी समस्याओं को भी नोट करें। और इस कार्यक्रम में है नौजवान बेरोजगार साथियों को फार्म मिला है पार्टी की तरफ से, उसे भरा करके पार्टी में जमा करना है, क्योंकि हमारी पार्टी जब 22 में सत्ता में आएगी 2022 में, तो उन नौजवान बेरोजगारों को अगर नौकरी नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता देगी। इसी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग गांव-गांव पांव-पांव टहल करके किसानों के बीच में जा कर के उनको अपनी बात बता रहे हैं और किसानों के समर्थन में जो दिल्ली में बैठे हैं उनके समर्थन में उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा मती पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा पार्टी कार्यालय, कलेक्ट्री कचहरी, नगर पालिका रोड, आजमगढ़ पर प्रखर विद्वान राजपथ द्वारा पुरस्कृत एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय इंजीनियर रामनयन शर्मा का प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता राम पलट विश्वकर्मा एवं संचालन गणेश गौतम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शत्रुघ्न चौहान ने अपने वक्तव्य में बताया कि स्वर्गीय रामनयन शर्मा जी कर्मठ एवं ईमानदार, साथ साथ निष्ठावान विचारों के धनी थे। आज के इस युग में ऐसे वक्तव्य का मिलना नामुमकिन है। कार्यक्रम के आयोजक व संयोजक प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिवकार ने स्वर्गीय इंजीनियर साहब के जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा के पोशाक दृढ़ प्रतिज्ञ, अटूट व्रती, महान त्यागी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। इनका जन्म ग्राम दुबरहन, थाना कंदरापुर, तहसील सकड़ी, आजमगढ़ में परम सात्विक कुलीन परिवार में 30 जनवरी 1938 को हुआ था। शिवमोहन बाबा अंबेडकर की फोटो देकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। अंबेडकर जी बार थे, वकील थे, इसलिए वो हमारी बिरादरी, वकील बिरादरी के और इस देश का निर्माण करने वाला अगर कोई है वो सिर्फ वकील हैं, अधिवक्ता हैं और हमारे अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ऐसे लोगों की देन है जो आज भारत एक निर्धन भारत, भूखा नंगा भारत अंग्रेजों ने दिया था नेहरू जी को। और यह संविधान बनाने की कल्पना महात्मा गांधी ने 1932 में लिया था। कहा था आज़ादी बिना संविधान के मैं आज़ादी नहीं चाहता हूँ। इसी बात को नेहरू जी ने 1938 में दोहराया। उस 38 में ही स्वराज मिल गया होता, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि बिना हमारे संविधान के, प्रजातंत्र के, हमारा यह स्वतंत्रता की लड़ाई बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। जब तक मेरा संविधान नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं संभालूंगा, राज्य नहीं लूंगा। उस लड़ाई में अंबेडकर भी बारह थे, लंदन से पढ़े हुए थे। इनकी बुद्धि और हमारे विद्वानों की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय, ऐसे दिग्गज इन लोगों की जमात थी जिसने हमारा संविधान तैयार किया। और इस संविधान की देन है कि आज हमारा देश, हम लोग जमींदार थे, 12 गांव के जमींदार थे, हाथी घोड़ा सब था, नहीं घर में अन्न नहीं मिलता था खाने के लिए। जौ की रोटी और अरहर की दाल बनती थी, गेहूं की रोटी कभी सपने में मिल जाती थी। आज ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री की देन है। उन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया। आज हमारा भारत आज़ादी के बाद से बढ़ता चला जा रहा है और हम आत्मनिर्भर हैं। मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, हम तो ऑलरेडी 25 दिसंबर को कृषि महाविद्यालय कोटवा में लगने वाले प्रदर्शनी स्थल का डीएम व सीडीओ ने किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ में कृषि मेला, गोष्ठी एवं प्रदर्शनी आयोजित किया गया है, जिसमें जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा कृषि मेला, गोष्ठी एवं प्रदर्शनी के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्थल, पार्किंग स्थल, मंच एवं किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कृषि मेला, गोष्ठी एवं प्रदर्शनी के लिए की जा रही तैयारियों को समय से पूर्ण करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता न करें। उक्त प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 11 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, एसीएमओ डॉक्टर संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता, डीपीआरओ लालजी दुबे, कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर केएम सिंह, खंड विकास अधिकारी पलहनी नीलिमा गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला कांग्रेस कार्यालय पर उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति की उपस्थिति में संदीप कौड़, आलोक निषाद, कमलेश यादव ने अपने समर्थकों के सहित 7 कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें माला पहनाकर और कांग्रेस का चिन्ह प्रदान कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का ध्यान रखती है। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सकती है। आजमगढ़ जनपद में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस के संघर्षों से प्रभावित होकर हम लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर नजम समीम, शहर अध्यक्ष तेज बहादुर यादव, मुन्नू यादव, ओकार पांडे सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। देर से ही सही, लेकिन अब आजमगढ़ जिला प्रशासन मैदान में उतर चुका है। गरीबों की सूद लेना शुरू कर दिया है। आजमगढ़ जिला प्रशासन द्वारा आज काशीराम आवास कॉलोनी के कुष्ठ रोगियों में ऊन कंबल वितरित किया गया। सड़कों पर रहने वाले गरीब असहाय तो अभी अलाव के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने दावा किया है कि शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव को चलाया जाएगा और सभी गरीब असहाय को अलाव और डंडे से बचने के लिए सभी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मिथुन के दौरान पहुंचे अपर जिलाधिकारी गुरुप्रसाद गुप्ता ने बताया कि काशीराम आवास की कॉलोनी में गरीबों को ऊनी कंबल वितरित किया जा रहा है और शहर में अलाव की भी उत्तम व्यवस्था की जा रही है तथा लेखपालों और जिलाधिकारी की मीटिंग से निगरानी की जा रही है कि शहर से लेकर गांव तक कोई भी गरीब व असहाय ठंड से प्रभावित ना हो, उसके ठंड से बचने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। देखिए, वर्तमान में शीतलहरी चल रही है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। शीतलहरी के दौरान जो भी निर्धन, गरीब, विकलांग, विधवा इस तरह के व्यक्ति है, उनको ठंड से राहत प्रदान करने के लिए कंबल वितरण की कार्रवाई, अलाव जलाने की कार्रवाई, रैन बसेरा की कार्रवाई की जाए। उसी निर्देशों के क्रम में यहाँ पर कांशीराम आवास कॉलोनी में हमारे जो कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति हैं, करीब 108 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज इन सभी 108 कुष्ठ रोगी प्रभावित व्यक्तियों को कंबल वितरण का कार्य किया गया। सर, इसके बाद भी कहीं पे इस तरीके का होगा या फिर? निश्चित रूप से रात में हम लोग शहर में निकलते हैं। सभी एसडीएम हमारे भ्रमणशील रहते हैं। जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मिलता है उसको कंबल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी जो पात्र व्यक्ति हैं प्रत्येक गांव में जिसको आवश्यकता है उसको कंबल की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सर, आप लोगों द्वारा मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है इस पूरे ठंड को? इसमें इसकी जूम मीटिंग के माध्यम से भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी बैठक आयोजित करके सूची इनकी प्राप्त की गई है। प्रत्येक गांव में कितने व्यक्ति पात्र व्यक्ति हैं उस सूची का पोर्टल में फीडिंग भी हो रही है और उसी आधार पे कंबल वितरण किया जा रहा है। और अलाव के चिन्हित स्थान है तो अलाव भी हमारे जलाए जा रहे हैं। रैन बसेरा भी हमारे चिन्हित किए गए हैं जनपद में 14। तो रैन बसेरा में भी हम लोग जाँच करते हैं कि समय समय पर कि जो भी आवश्यक सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है अथवा नहीं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपालों को भी कुछ निर्देशित किया गया किस तरीके से वो मतलब नज़र बनाए रखें, किस तरीके से? बिल्कुल, प्रत्येक लेखपाल का ये प्राथमिक दायित्व है कि किसी भी आपदा के समय, जैसे इस समय शीतलहरी चल रही है, उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है वो क्षेत्र भ्रमण करके सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित ना होने पाए और जो भी उसको सुविधा की आवश्यकता है पात्रता के अनुसार वो सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई। सर, शहर में भी अलाव की व्यवस्था नहीं चल रही है? शहर में देखिए अलाव हमारे सभी जगह चल रहे हैं। परसों मैंने निरीक्षण किया था, कुछ जगह नहीं पाए गए थे। आज भी योग निर्देशित किया गया और प्रतिदिन हमारे एसडीएम और हम स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और अलाव जलाया जा रहा है समय से। रात में जरूर अलाव जलाया। रोडवेज पे नहीं चल रहा सर? रोडवेज रेलवे उसको परीक्षण कराया जाएगा। अगर ऐसा कोई मिलता है कि नहीं चल रहा तो निश्चित रूप से जो दोषी होगा। मंडलीय विकास भवन के सभाकक्ष में मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन 123 तकनीकी सहायक हुए प्रशिक्षित। संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा की अध्यक्षता में मंडलीय विकास भवन के सभाकक्ष में आयोजित मनरेगा योजनांतर्गत तकनीकी सहायकों को 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन जनपद बलिया एवं मऊ के 123 तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त विकास आयुक्त श्री वर्मा ने बताया कि वर्तमान में मनरेगा के कार्यों को पारदर्शी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने की दिशा में नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए बदलती तकनीक के दृष्टिगत तकनीकी सहायकों की दक्षता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे सभी तकनीकी सहायक पूरी गंभीरता से लें तथा जो भी शंकाएं हैं विशेषज्ञों के समक्ष उसे रखें और उसका निराकरण कराएं ताकि आगे चलकर किसी भी विषम परिस्थिति से बचा जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम को जिला विकास अधिकारी मऊ विजय शंकर राय, TS RK सिंह, सहायक लेखाधिकारी अनिल राय आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक खंड विकास अधिकारी रमेश शुक्ला ने किया। इस अवसर पर बलिया के सभी 17 ब्लॉकों के 79 तकनीकी सहायक एवं मऊ के सभी 9 ब्लॉकों के 44 तकनीकी सहायक उपस्थित थे। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु अनुमोदन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार तकनीकी समिति के द्वारा जिला चिकित्सालय सदर DDRC आजमगढ़ में दिनांक 26 नवंबर 2020 को दिव्यांगजनों का शारीरिक क्षमता का भौतिक परीक्षण किया गया। सत्यापन हेतु कुल 58 दिव्यांगजन उपस्थित रहे, जिसमें से 6 आवेदक शारीरिक रूप से अक्षम पाए गए जो अपात्र होने के कारण निरस्त कर दिए गए हैं तथा शेष 52 आवेदकों को पात्र की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार पात्र दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने के लिए तकनीकी समिति द्वारा प्रथम पावत के आधार पर कुल 52 लाभार्थी पात्र पाए गए हैं, जिसके लिए तकनीकी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि निदेशालय द्वारा वर्तमान में कुल 30 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि शासन के नियमावली के अनुरूप प्रथम पावत के आधार पर 30 लाभार्थियों की सूची अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाए। आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय से अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार कटाई के नेतृत्व में दलित पदयात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए कांग्रेस कार्यालय पर समाप्त हुई। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष संतोष कटाई ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है। लगातार उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़ गए हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इसी उद्देश्य के साथ आज पदाधिकारियों ने पदयात्रा निकालकर सरकार को चेताने का काम किया कि दलितों के ऊपर अत्याचार को तत्काल बंद किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर इससे भी बृहद आंदोलन करने को बाध्य होगी। क्या कुछ कहा उपाध्यक्ष संतोष कटाई ने, आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम निकाला गया और हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक कुमार जी और हमारे प्रदेश की महासचिव सीमा भारती जी, अनुसूचित विभाग के जितने भी पदाधिकारी थे उनके साथ में ये पदयात्रा निकाली गई थी, दलित संकल्प यात्रा। इसका उद्देश्य था कि जितने भी अब तक के प्रदेश में जो भी दलित की घटनाएं होती जा रही थी, इसमें सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी बन के बीजेपी उभर के आई है। और आपने अभी देखा कि हाथरस वाला जो कांड हुआ था, उसमें सबसे बड़ी हार दलित विरोधी जो पार्टी बन के आई बीजेपी आई है। हाथरस वाले कांड देखिए, CBI ने जो फैसला दिया, इससे जाहिर होता है कि असली क्रूर चेहरा बीजेपी के सामने आया। CBI ने बोला है कि नहीं, इस बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की गई, जबकि वहाँ के आपके DGP ने बोला था कि इनकी बलात्कार हुआ ही नहीं है, इसकी हत्या ही नहीं, हत्या बल्कि उसके भाई ने किया है। आपकी रिपोर्ट में साबित हो गया है कि ये बीजेपी किस स्तर पर गिर चुकी है ये। और आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर दलित संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आप बुलंदशहर देखिए, मेरठ देखिए, कानपुर देखिए, आजमगढ़ की जो घटनाएं आप देखिए, बांसगांव में जो घटनाएं सत्यमेव जयते प्रधान की हत्या की गई थी, आप उबारपुर में जो जिला अध्यक्ष निशिकांत राय ने जो दलितों को उत्पीड़न किया था, आप सवरूपुर गांव में आपने देखा वहाँ जो उत्पीड़न हुआ था, इन सारी चीज़ों को लेकर प्रदेश भर में जितने भी कार्यक्रम आज हो रहे हैं, उसी के लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है कि दलित विरोधी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आ गई इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो दलित के साथ खड़ी हुई है। इस पर आप सपा देखिए, बसपा कोई नहीं है। आज अगर दलित की कोई लड़ाई लड़ रहा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और मैं इसमें आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि असली दलित के जो घर है, आपके कांग्रेस पार्टी वही घर है। इस सच्चाई को जान जाएं, चाहे बसपा में लोग जा रहे हैं या BSP में लोग हैं। इस मैसेज हम लोग यही दलित संकल्प यात्रा हमारे करने का आज यही मकसद था कि जितनी हमारी घटनाएं हो रही हैं, इसका सबसे पुरजोर हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप हाथरस घटनाएं देखिए, हमारे प्रदेश के लगा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हों, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी हों, चाहे हमारे पूर्व राष्ट्रीय राहुल गांधी जी आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे, उनके साथ क्या पुलिस ने बर्ताव कि आप लोग देखे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को आज आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और आगे आंदोलन हम करते रहेंगे। दलित के हक की लड़ाई हम लोग आगे लड़ते हुए रहेंगे, चाहे कुछ भी किया जाए, हमको लाठी डंडे से मारा जाए, चाहे हम लोग जेल जाने को तैयार हैं, किसी भी चीज़ पे हम लोग दलितों की लड़ाई के लिए आगे कांग्रेस पार्टी लड़ी और लड़ती रहेगी। और ये खबर झांसी से है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके चलते कि दिलदार नगर खाती बाबा में उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण परिषद युवा शाखा झांसी कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत महारानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर
तस्वीर पर माल्यार्पण करके की गई। इसके बाद वहां आए गणमान्य व्यक्तियों ने उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो इस समाज सेवी मनमोहन गेंडा जी ने कहा कि मैं भी एक व्यापारी हूं और उपभोक्ताओं से आग्रह करता हूं कि वह दुकानदार से जो भी सामान खरीदें तो थोड़ा समय निकाल कर बिल जरूर लें। उन्होंने बताया कि अब तो उपभोक्ता विधेयक बहुत ही सरल कर दिया गया है और किसी को भी कोई परेशानी सामान खरीदते वक्त होती है तो उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकता है और जल्द से जल्द उसकी समस्या का निवारण हो जाएगा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज जो कार्यक्रम रखा है, क्या कार्यक्रम है? उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण परिषद द्वारा जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनीष जी मनाया जाता है, तो उसी के तहत ये हम लोग एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, जो कि वर्तमान सरकार ने उपभोक्ता हित में लोकसभा में जो कानून पारित किया वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ पारित किया गया और उस लड़ाई को जो उपभोक्ता हमारा परेशान रहता था उसको बहुत आसान कर दिया है कि जिला स्तर पर जो परेशानियां आदमी परेशान होता। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? मनीष जी, ऐसा है, सर्वप्रथम तो हम राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण जो दिवस है आज उसकी सभी को बधाई है और जो उपभोक्ता कल्याण परिषद युवा शाखा के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष श्रीमान दीपक कश्यप के नेतृत्व में आज जो गोष्ठी आयोजित की गई है हम उनको भी बधाई देना चाहते हैं। चूँकि ये उपभोक्ता दिवस है तो ये जागरूकता वाला सर्वप्रथम दिवस है कि ग्राहकों को सर्वप्रथम जागरूक रहने चाहिए। जो जैसे कोई भी दुकानदार या व्यापारी से बिल ले तो सर्वप्रथम बिल जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अब जीएसटी तो लग के आ ही रही है सभी जगह। जो 99.99% अब जहाँ भी व्यापार हुआ डिजिटल इंडिया है तो लगभग पक्के बिल से माल आता है। चूँकि मैं व्यापारी हूँ तो ग्राहकों का भी ये कर्तव्य है कि वो थोड़ा सा समय दे के बिल जरूर ले ग्राहक। फिर उसके बाद आजकल तो बिल्कुल सरलीकरण ये बन गया है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप सरकार है, प्रदेश सरकार है, उन्होंने इस विधेयक को बिल्कुल सरलीकरण कर दिया, तो कोई भी कंप्लेन है वहाँ देके आप जागरूक बन सकते हैं। प्रतापगढ़ में विद्युत विभाग सख्त हुआ है। अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग वितरण केंद्र लालगंज आशीष सेठ के निर्देश पर जी प्रमोद कुमार यादव ने जगह जगह कैंप लगाकर विद्युत बिल की वसूली की। जी प्रमोद कुमार यादव का बयान ने कहा है कि 10,000 रुपये के ऊपर बकाया जिसका है बिजली बिल वाले उपभोक्ता का उनका कनेक्शन काटा जाएगा। विद्युत चोरों के खिलाफ सख्त हो रहा है विद्युत विभाग। बोले जी प्रमोद कुमार यादव, विद्युत चोरों के ऊपर लगातार लिखवाया जा रहा है मुकदमा। उपभोक्ताओं से जेई ने अपील की कि जल्द बकाया भुगतान उपभोक्ता जमा करें। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज 24 तारीख है। 24 तारीख को मासिक कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें पब्लिक की जो भी समस्याएं होती हैं, बिल संबंधी, बिल सुधारने संबंधी या किसी मीटर संबंधी जो भी समस्याएं होती है उसका निराकरण यहाँ किया जाता है। अच्छा, जैसे विद्युत बकाया बिल है उनके लिए किस तरीके से आप लोग क्या तरीका अपना रहे हैं और विद्युत चोरों के लिए क्या तरीका है आप लोगों के पास? बकाया विद्युत बिल जो है 10,000 के ऊपर जिसका बिजली कंज्यूमर का है उसका मौके पर जा करके केबल डिस्कनेक्शन कराया जाता है। उसके बाद बकाया विद्युत चोर अगर वहाँ उस समय मिल जाते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा कटैया में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ का गोद लिया गया गांव है कटैया, जहां पर स्थित गौशाला में लगभग 750 गौवंश रहते हैं। गौवंशों की ठंडी में रहने का भी व्यवस्था प्रधान तूफान सिंह ने की है। जहां पूरे प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है, तो वही कटैया प्रधान तूफान सिंह ने गौवंशों के लिए प्लास्टिक पर्दा अलाव की व्यवस्था कर गौवंशों को ठंडी न लगने की व्यवस्था की है। वही गौवंशों की सेवा करने के लिए प्रधान तूफान ने एक ई रिक्शा भी लिया है ताकि गौशाला की सफाई हो सके। कटैया में जिले की सबसे बड़ी गौशाला है, जहां प्रदेश के कई अधिकारी कटैया गांव की तारीफ कर चुके हैं। कटैया ग्राम सभा जिले की विकासशील ग्राम सभा मानी जाती है, जहां पर विद्यालय, अस्पताल, बैंक, गौशाला, शमशान घाट है। तो वही प्रधान तूफान सिंह का कहना है कि जनता के आशीर्वाद से लगातार गांव में विकास कार्य हो रहा है। क्या कुछ कहा रामशंकर पाल, गौशाला रक्षक ने, आपको सुनवाते हैं। आपके गौशाला पर गौवंशों के लिए क्या क्या सुविधा दी गई है? हमारे यहाँ सुविधा ये है कि हम लोग लकड़ी हमारे यहाँ पर्याप्त है, हम लोग इसको जो है अलाव जो है लगा देते हैं। शाम के समय जब जाते हैं यहाँ से हम लोग लगा के तभी जाते हैं। और यहाँ पे पन्नी वगैरह पूरा लगा दिए हैं, जानवरों को बोरा लगा देते हैं जाते वक्त। अच्छा, ठंडी नहीं लग रही इसका? नहीं, ठंडी नहीं लग पाती इन लोग को। अच्छा, साफ सफाई किस तरीके से? साफ सफाई रेगुलर होता है दोनों टाइम होता है। ठीक, क्या नाम है आपका? रमाशंकर पाल।
प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर ग्राम सभा के अंतर्गत गावी महुआ वन से में लगातार विकास की गंगा बह रही है। सड़क पाने जैसे तमाम कार्य प्रधान असलम खान करके लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। बात की जाए गावी महुआ ग्राम सभा में विकास की तो ग्राम प्रधान असलम खान के प्रयास से ग्राम सभा में 243 शौचालय, 89 आवास, 134 हैंडपंप, 20 सड़कें, 5 मुर्गा सेट, 5 गाय सेट, 5 बकरी सेट मिल चुके हैं। वही प्रधान असलम खान का कहना है कि विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा के प्रेरणा से लगातार मैं विकास कार्य कर रहा हूँ। वही ग्राम प्रधान असलम खान ने कहा कि विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा ने हमारे ग्राम सभा में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से कई काम किए हैं, जैसे राजकीय महाविद्यालय, पूल और पावर हाउस। विधायक विश्वनाथगंज का ग्राम प्रधान असलम खान ने आभार व्यक्त किया। क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान ने, आपको सुनवाते हैं। लगभग हमारे यहाँ 243 शौचालय बन कम्प्लीट हो चुका है, एक सार्वजनिक शौचालय बन के कम्प्लीट हो चुका है और लगभग सड़कें 20 से ज़्यादा 20-21 सड़कें, जिसमें मैं 17 सड़क पक्की करा चुका हूँ। इंटरलॉकिंग खड़ंजा हो चुकी है हमारी और लगभग 2-3 सड़क ऐसी है हमारी जिसको मैं 2-3-4 दिन हो सकता है इसी महीने में काम उससे भी हमारा चालू हो जाएगा। और आवास महराजगंज जिले के भारत नेपाल के सुनौली कोतवाली क्षेत्र के बॉर्डर से सटे फरेदी तिवारी गांव के पास से एसएसबी की 66वीं वाहिनी के जवानों और पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान उस समय एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब एक संदिग्ध के पास तलाशी के दौरान 50 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार बरामद हीरोइन की कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि भारत नेपाल की सीमा पर एसएसपी और पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर रहे थे कि तभी फरेंदी तिवारी गांव के पास से एक संदिग्ध युवक भारत से नेपाल जा रहा था। जब जवानों ने रोकना चाहा तो युवक नेपाल भागने की फिराक में था, जिसको जवानों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। जवानों ने युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 50 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ। पुलिस ने पकड़े गए भारतीय युवक रामविलास के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज के जेल भेज दिया है। क्या कुछ कहा इसमें महाराजगंज ने, आपको सुनवाते हैं। थाना सुनौली में नेपाल बॉर्डर पे नोमैंस लैंड पे एक रामविलास नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है। उसके कब्जे से लगभग 50 ग्राम स्मैक है जो पकड़ी गई, बरामद हुई है। ये एसएसबी और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन से पकड़ी गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई गई है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु अभियान के तहत अतरौलिया की पुलिस ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही थाना महाराजगंज की पुलिस ने भी एक नफर वारंटी को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि कार्रवाई एसपी के निर्देश पर हुई है, जहां जनपद की 2 थानों की पुलिस ने अपनी कार्रवाई में एक हत्या के आरोपी को अतरौलिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं महाराजगंज की पुलिस ने भी एक नफर वारंटी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।